सभी चिकित्सकों व आयुर्वेद प्रेमियों को मेरा नमस्कार। सोम आयुर्वेदा महाशक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सोमदत्त सैनी, MS आयुर्वेद फ्रॉम NIA जयपुर। तो आज शुरू करते हैं। जो चरक सूत्र चरक निदान स्थान के क्वेश्चंस हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, उनको शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक के अनुसार अभिसंगत ज्वर में दोष होते हैं। चरक के अनुसार अभिसंगत ज्वर में दोष होते हैं। तो अभिसंगत ज्वर में दोष होंगे वात और पित्त। अभिसंगत ज्वर में दोष वात और पित्त होंगे। जो अभिसंग अभिघात में वात और रक्त, अभिचार और अभिशाप में सन्निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रमेय का पूर्व रूप है। प्रमेय का पूर्व रूप, तो प्रमेय का पूर्व रूप होगा जो कर्पादियो सुप्तता दाहु, ये प्रमेय का पूर्व रूप है। और विश्रम शरीर गंधम, ये भी प्रमेय का पूर्व रूप है। क्योंकि देखिए संताप है कर्पादियो, ये संताप है कर्पादियो, ये तो राजयक्ष्मा का लक्षण है, प्रत्यात्म लक्षण है। जो राजयक्ष्मा का है, जैसे चरक चिकित्सा में जो 8वां चैप्टर है राजयक्ष्मा, उसमें श्लोक है कि अंश पार्श्व अभितापश्च संतापः कर्पादियो, अंश पार्श्व अभितापश्च संतापः कर्पादियो ज्वरः सर्वांगच इति लक्षणम राजयक्ष्मणे। तो ये राजयक्ष्मा के लिए है। अंश पार्श्व अभितापश्च संतापः कर्पादियो ज्वरः सर्वांगच इति लक्षणम राजयक्ष्मणे। बाकी सेकंड ये देखते हैं कि ताप और संताप और देह क्या है। ये ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है, जो चिकित्सा स्थान के तीसरे चैप्टर में बताया ज्वर में कि ज्वर पित्त्यात्मकम लिंगम संतापो देह मानसे ज्वरेण आविष्टा भूतम न ही किंचित तप्यते। ज्वर प्रत्यात्मकम लिंगम संतापो देह मानसे ज्वरेण आविष्टा भूतम न ही किंचित तप्यते। इस तरह से अब बाकी ये जो है प्रमेय के पूर्व रूप हैं जो निदान स्थान में, वहां से है कि जो प्रमेय के पूर्व रूप होते हैं तो उसमें आता है कि जटिली भावम केशेषु माधुर्यम आशिष्य कर्पादियो सुप्तता दाहु, कर्पादियो सुप्तता दाहु मुखतालु कंठ शोषम पिपासा आलस्यम मलकाये काये छिद्रेषु उपदेहम परिदाह सुप्तताम च अंगेषु षटपद पिपलिका भिश्च शरीर मूत्र अभिसरणम मूत्रे चे मूत्र दोषान विश्रम शरीर गंधम, विश्रम शरीर गंधम निद्रा तंद्रा चे सर्वकालमिति। तो ये प्रमेय के पूर्व रूप होते हैं निदान स्थान में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, क्योंकि जो मैं श्लोक बोलता हूं तो ये क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है वहीं पे मैं श्लोक बोलता हूं जहां तक जहां आवश्यकता होती है। तो उससे क्या है कि क्वेश्चन पे पकड़ बनेगी और क्वेश्चन कहाँ से आया है ये भी पता लगेगा, और उसके बाद श्लोक उच्चारण में भी पता लगेगा, श्लोक का महत्व पता लगेगा, श्लोक कैसे याद करना है, श्लोक को याद भी कर सकते हैं। मैं श्लोक बोलता हूँ जो संधि विच्छेद करके बोलता हूँ, ताकि याद करना उनको आसान हो जाता है, उनको समझना, उनका हिंदी अनुवाद करना आसान हो जाता है। तो एक बार फिर से कर देता हूँ। जैसे संताप है कर्पादियो होता है, जो राजयक्ष्मा के लिए है कि अंश पार्श्व अभितापश्च संतापः कर्पादियो ज्वरः सर्वांगचिति लक्षणम राजयक्ष्मणे। बाकी संतापोदेह मान से ज्वर के लिए आया है कि ज्वर प्रत्यात्मकम लिंगम संतापोदेह मान से ज्वरेण आविष्टा भूतम न ही किंचित तप्यते। बाकी जो प्रमेय के पूर्व रूप हैं इसमें आता है कि जटिली भावम केशेषु माधुर्यम आशिष्य कर्पादियो सुप्तता दाहु मुक्तालु कंठ शोषम पिपासा आलस्यम मलकाये काये छिद्रेषु उपदेहम, काये छिद्रेषु उपदेहम परिदाहे सुप्ताम च अंगेषु, काय छिद्रेषु उपदेहम परिदाहे सुप्ताम च अंगेषु विश्रम शरीर गंधम निद्रा तंद्रा च सर्वकालमिति।
तो ये प्रमेय के पूर्व रूप है। जो जटिली भावम के शेषु माधुर्य मास्य कर्पादियो सुप्तता दाहु मुगतालु कंठशोषम पिपाशा आलच्यम मलकाये काये छिद्रेषु उपदेहम परिदाहे सुप्ताम चंगेषु षटपद पिपलिका भिष शरीर मूत्र अभिसरणम मूत्रे चे मूत्र दोषान विश्रम शरीर गंधम निद्रा तंद्रा के सर्वकालमिति। तो ये प्रमेय के पूर्व रूप में मैंने कई 2-3 बार उच्चारण किया है, तो सुन के पता लग सकता है कि कहाँ से कौन कौन से टुकड़े कहाँ से आए हैं। तो इसका आंसर होगा जो थर्ड और फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूट का सही मिलान करना है। कूट का सही मिलान करो। जैसे पाणियोश्च आवेक्षणम अत्यर्थम, ये किसके लिए आया है? पाणियोश्च आवेक्षणम अत्यर्थम। तो ये पाणियोश मतलब हाथ, पाणियोश आवेक्षणम मतलब उनको बार बार देखेगा हाथ के तलवों को ऐसे। पाणियोश आवेक्षणम अत्यर्थम, तो ये राजक्षमा, जो ये राजक्षमा का लक्षण है, पूर्व रूप है। पाणियोश आवेक्षणम अत्यर्थम। बाहुओं प्रमाण जिज्ञासा भी आता है कि बाहु जो हाथ की लंबाई कितनी है, ऐसे यहां से यहां तक बार बार उसको नाप के देखेगा। बाहु प्रमाण जिज्ञासा। शुक्ल अक्षणों, जो ये मांस परोरी रंशु वगैरह, ये राजक्षमा के ही जो पूर्व रूप है। बाकी अर्धित आकृति कर्णम चे व्याधि, अर्धित आकृति कर्णम चे व्याधि उन्माद के लिए है। अर्धित आकृति कर्णम चे व्याधि उदार्दित्वम, और अर्धित आकृति कर्णम चे व्याधि तिलपीडक चक्र अधिरोहणम निबज्जाणाम कलुषाणाम अंबसाम समापवर्ते, ये उन्माद के पूर्व रूप है। जटिली भावम केशेषु, तो प्रमेय का पूर्व रूप है। अभी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में बोला था कि जटिली भावम केशेषु से शुरू होता है प्रमेय का पूर्व रूप निदान स्थान में। और अक्षणों श्वेताव भाषता, अक्षणों श्वेताव भाषता, ये भी राजक्षमा का है, ये राजक्षमा का है, अक्षणों श्वेताव भाषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तकोट अभिनिवृत्ति, रक्तकोट अभिनिवृत्ति लक्षण है वातज्वर पित्तज्वर या जो भी है। तो रक्तकोट अभिनिवृत्ति, रक्तकोट चकत्ते हो रहे हैं तो पित्तज्वर होगा, पित्तज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगति पर्याय है। आगति, जो जाति और आगति, ये संप्राप्ति के पर्याय है, संप्राप्ति के। जाति और आगति संप्राप्ति के पर्याय है। चरक ने जो संप्राप्ति बताई है, संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल, संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल, उस संप्राप्ति के पर्याय होते हैं जाति और आगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि संबंधित है। प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि, तो ये है पूर्व रूप, मतलब लक्षण से पहले जो प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि, व्याधि से उत्पन्न होने से पूर्व जो लक्षण होते हैं उनको क्या कहते हैं? वो पूर्व रूप कहते हैं, प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य चरक के अनुसार मार्ग भेद से रक्तपित्त वे रक्तपित्त के मार्ग क्रम से है। मार्ग भेद से रक्तपित्त, एक तरह से रक्तपित्त के भेद और वे रक्तपित्त के मार्ग। रक्तपित्त के भेद तो 3 होंगे कि अधो भाग से, ऊर्ध्व भाग से, उभय भाग से, और बाकी रक्तपित्त के मार्ग 2 होंगे, अधो और उभय। तो पहला आंसर जाएगा, पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपचय का समावेश किया जाता है, अनुपचय का समावेश किया जाता है, इसको निदान में किया जाता है। अनुपचय का समावेश निदान में, उपचय तो सातम्य होता है, उपचय ही सातम्य अर्थ हो, सातम्य होता है उपचय, बाकी अनुपचय निदान होता है। जैसे मान लो कि किसी रोग का पता करना है कि ये डायबिटीज है या रक्तपित्त है, जैसे पता नहीं लग रहा है, तो उसको क्या कराएंगे, डायबिटीज में उसको यदि मीठा खिलाएंगे तो वे रोग बढ़ जाएगा, डायबिटीज शुगर बढ़ जाएगी, तो वे डायबिटीज के लिए अनुपचय हो गया है, शुगर चीनी, अनुपचय। और यदि जैसे रक्तपित्त में तली भुनी चीजें, तिक्त चीजें, जो पित्तवर्धक चीजें खिलाएंगे तो रक्तपित्त बढ़ जाएगा, तो उससे पता लगेगा कि जैसे वे रक्तपित्त का अनुपचय है, तली भुनी चीजें, पित्तवर्धक चीजें, रक्तपित्त का। अब जैसे मान लो डायबिटीज में वे मीठा खिलाया और डायबिटीज बढ़ गया, तब तो इसका मतलब है डायबिटीज है, रक्तपित्त नहीं है। क्लियर हो गया है, डायबिटीज है, रक्तपित्त नहीं है। और यदि रक्तपित्त में मीठा खिलाया
और रक्तपित्त वाले रोगी को और उसका कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो उसका मतलब कोई डायबिटीज नहीं है, और उसको तली भुनी चीजें खिलाई तो और बढ़ गया तो वो रक्तपित्त है। इस तरह से अनुपसेय का उपयोग किया जाता है आयुर्वेद चिकित्सा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि जाति मौलिक देन है। विधि, तो विधि जाति मतलब विधि संप्राप्ति, जाति किसका पर्याय है? संप्राप्ति का। तो विधि संप्राप्ति या विधि जाति किसकी मौलिक देन है? तो ये चरक नहीं बताया, संख्या प्रधान ने विधि विकल्प बल काल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुख उपहतम अवेदना किस कुष्ठ का लक्षण है? सुख उपहतम अवेदना, तो सुख आएंगे तो ऋष्य जीवी होगा। ऋष्य जीव मतलब रीछ की जीविया कर्कश होती है। सुख उपहत वेदना ऋष्य जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भूतोन्माद प्रयोजन असाध्य है? भाई असाध्य तो वही होगा जो जैसे मान लो कि भूतोन्माद होते हैं हिंसा रति अभ्यर्चना, हिंसा रति और अभ्यर्चना, एक ही वजह से भूत प्रवेश करते हैं, भूतोन्माद होता है। तो कौन सा भूतोन्माद असाध्य है? तो हिंसा कर देगा, जो मार ही देगा वो असाध्य है, हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में लक्षण के पर्याय हैं। लक्षण, तो लक्षण आकृति व्यंजन संस्थान सूत्र ज्ञान शास्त्र ये सभी लक्षण के पर्याय हैं। सभी आकृति व्यंजन संस्थान सूत्र लक्षण रूप ज्ञान शास्त्र ये सब लक्षण के पर्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेशम एव ही रोगाणाम निदानम कुपिता खाली स्थान। खाली स्थान को भरना है तो क्या होगा? निदानम निदान कुपिता मला, सर्वेशम एव रोगाणाम निदानम कुपिता मला, सर्वेशम एव रोगाणाम निदानम कुपिता मला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निचय गुल्म है। निचय गुल्म, तो वात पित्त कफ, निचय गुल्म मतलब सन्निपातज गुल्म है ये। तो सन्निपात क्या है? वात पित्त कफ गुल्म, तो तीसरा आंसर होगा निचय गुल्म वात पित्त कफज गुल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुणाम वाक्येषु अभेशया, पूर्व रूप है गुरुणाम वाक्येषु अभेशया, मतलब गुरु के वाक्य या गुरु के उपदेश की अनसुनी करना या अवहेलना करना, किसका पूर्व रूप है? तो ये ज्वर का होगा, ज्वर का पूर्व रूप। क्योंकि जब ज्वर आता है शरीर में तो शरीर में इतना आलस हो जाता है और कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं होती है। यदि कोई गुरु होमवर्क देता है कोई भी काम बताता है तो गुरु नाम वाक्यशु अभेशया, वह उसकी अवहेलना कर देता है उपेक्षा कर देता है। तो ये ज्वर के पूर्व रूप है गुरु नाम वाक्यशु अभेशया। स्वे धर्मेशु अचिंता, कोई अपने काम की परवाह ही नहीं है। स्वे धर्मेशु अचिंता उचित कर्मणियों हानि, कोई भी कार्य को जब किसी को ज्वर आता है तो ठीक से नहीं कर पाता है, न पढ़ाई कर पाता है न कोई काम कर पाता है, कोई भी न लिख पाता है न सिलाई कर पाता है। इस मतलब कि उचित कर्मणियों हानि, प्रतीप्ता स्वे कार्येषु, ये भी ज्वर का पूर्व रूप है। प्रतीप्ता स्वे कार्येषु, बालेभ्य प्रद्वेष, बालकों से द्वेष करना, आवाज ज्यादा उससे द्वेष करना, बालेभ्य प्रद्वेष। मधुरेभ्य भक्ष्यभ्य प्रद्वेष, मधुर चीजों से खीर से उनसे द्वेष करना, ये सब ज्वर के पूर्व रूप है। तो गुरु नाम वाक्य से अभेशया किसका पूर्व रूप है? ज्वर का पूर्व रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निदान के संबंध में सही कूट का मिलान करें। तो सही कूट का मिलान करना है तो इसमें सन्निकृष्ट हेतु, सन्निकृष्ट हेतु होता है ये सद्य व्याधि करें। देखिए जो ये निदान है, निदान चार प्रकार का भी बताया है, जैसे सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट व्यभिचारिक और प्रधानिक। सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट व्यभिचारिक और प्रधानिक। सन्निकृष्ट क्या होता है? सन्निकृष्ट हेतु होता है वह सद्य व्याधिकर है। सन्निकृष्ट जो होता है सद्य व्याधिकर है, तुरंत व्याधि करेगा, उसको सन्निकृष्ट हेतु बोलते हैं। विप्रकृष्ट हेतु क्या होता है? जो कालांतर में व्याधि करता है। विप्रकृष्ट कालांतर में व्याधि करता है। जैसे मान लो कि हेमंत ऋतु में जो कफ संचय हुआ था वो बसंत ऋतु में जाके प्रकोपित हुआ, तो कालांतर हो गया, तो विप्रकृष्ट हेतु हो गया ये कफ या हेमंत ऋतु जो। तो ये कालांतर में आ तो ये गलत हो गया है, ये विप्रकृष्ट में ये आना चाहिए था कालांतर, विष नहीं है। बाकी व्यंजक हेतु कालांतर में व्याधि करता है, ये भी सही नहीं है क्योंकि विप्रकृष्ट हेतु होता है कालांतर में व्याधि करने वाला। तो बाकी प्रधानिक, प्रधानिक क्या होता है? प्रेरक या दोषों को कुपित करने वाला, तो ये भी सही नहीं है क्योंकि प्रधानिक तो होता है जैसे विष है, प्रधानिक ये मारता ही है, विष सभी को मारता है।
ऐसा कोई नहीं जिसपे विष का प्रभाव ना हो, तो प्रधानिक होता है विष। अब व्यभिचार, व्यभिचार क्या होता है? रोग उत्पादक नहीं है, यह सही है। व्यभिचार रोग उत्पादक नहीं है। व्यभिचार तो प्रेरक है, दोषों को कुपित करने वाला है, होता है व्यभिचार, रोग उत्पादक नहीं है। जैसे व्यभिचार क्या है कि जैसे मान लो किसी में कोई दोष प्रकुपित हुई, और वे यदि अल्प मात्रा में हैं, प्रकोपित हुए हैं, तो रोग उत्पन्न नहीं होगा। मतलब व्यभिचार हुआ है लेकिन रोग उत्पन्न नहीं हुआ है, तो इसलिए व्यभिचार रोग उत्पादक हो निश्चित हो नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यदि दोषों की अधिकता होगी, प्रकोपित हो जाएंगे दोष, तो वे रोग उत्पादक हो सकता है, होगा। लेकिन व्यभिचार मतलब इसमें दोष कम प्रकोपित हुए हैं तो रोग उत्पाद नहीं होंगे, और ज्यादा कुपित हुए तो रोग उत्पन्न होंगे। इसलिए व्यभिचार रोग उत्पादक नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं है, व्यभिचार रोग उत्पादक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आंसर जाएंगे, एक तो सन्निकृष्ट हेतु सद्य व्याधिकर होता है, और व्यभिचार रोग उत्पादक नहीं है। ये कोई रोग उत्पादक नहीं है। ये कभी वो भी कर भी सकता है रोग उत्पादन, कभी नहीं भी कर सकता। आंसर पहला और पांचवा, पहला और पांचवा ये जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदावर्त में प्रवाहन किस प्रकार का उपचय है? उदावर्त मतलब ऐसे डकारे आना, ऐसे उदावर्त, और उसमें प्रवाहन लगाने मल मार्ग की तरफ, प्रवाहन जोर लगा रहे, तो ये उदावर्त में प्रवाहन कैसा उपचय है? उदावर्त तो एक रोग हो गया, व्याधि, और प्रवाहन उसके विपरीत कर रहे हैं, तो व्याधि विपरीत ये विहार हो जाएगा। व्याधि धी विपरीत विहार, व्याधि के विपरीत उदावर्त व्याधि हो गई, और उसके विपरीत प्रवाहन मल मार्ग की तरफ जोर लगाए, तो ये हो गया व्याधि विपरीत विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में व्याधि का पर्याय नहीं है, तो ये व्याधि का पर्याय नहीं है क्रोध, जो आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, रोग, ये व्याधि के पर्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान तू खलु उन्माद कराणाम भूतानाम उन्माद ने प्रयोजनम भवति। खाली स्थान तू खलु उन्माद कराणाम भूतानाम उन्माद प्रयोजने प्रयोजनम भवति। द्विविधम त्रिविधम चतुर्विधम पंचविधम, तो त्रिविधम तो खलु उन्माद कराणाम भूतानाम उन्माद प्रयोजने भवति, मतलब जो तीन प्रकार का वो होता है। त्रिविधम तो खलु उन्माद कराणाम भूतानाम उन्माद प्रयोजनम भवति, तीन प्रकार से उन्माद का प्रयोजन होते हैं, प्रवेश करते हैं, जो उसमें हिंसा, रति और अभ्यर्चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल लवण कटुक प्रियता है। अम्ल लवण कटुक प्रियता है ज्वर का सामान्य लक्षण, ज्वर का पूर्व रूप, पित्त ज्वर का लक्षण, आगंतुक ज्वर का लक्षण। तो ये जो अम्ल और लवण और कटु ये प्रिय हो रहे तो ज्वर के पूर्व रूप में ही होंगी। अम्ल लवण कटुक प्रियता, और मधुरेभ्य भक्षेभ्य प्रद्वेष है, बालेभ्य प्रद्वेष है, वे तो उनसे द्वेष करना मधुर चीजों से, और अम्ल लवण कटु को प्रिय को इच्छा करना, ये ज्वर के पूर्व रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य चरक के अनुसार कुष्ठ के भेद हैं। तो आचार्य चरक ने कुष्ठ के भेद कितने बताए? 7, 18, असंख्य, सभी। तो चरक ने सभी 7, 18, असंख्य, सभी ये कुष्ठ के भेद बताए हैं, सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आचार्य चरक के अनुसार योगक्षेम योगक्षेम चिकित्सा का वर्णन निम्न में से किसके लिए आया है? योगक्षेम तो संधारण जन्य यक्ष्मा के लिए आया है। योगक्षेम संधारण जन्य, योगक्षेम मतलब संधारण ना करें, वेगों का धारण ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्यपान जन्य मदात्य में मद्य का सेवन, मद्यपान जन्य मदात्य में मद्य का सेवन किस प्रकार का उपचय है? तो मद्यपान जन्य मदात्य में मद्य का सेवन उभय विपरीत अर्थकारी अन्न होगा। उभय विपरीत अर्थकारी अन्न, मद्यपान जन्य मदात्य में मद्य का सेवन करना उभय विपरीत अर्थकारी अन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु अश्नम अपतर्पणम व संतर्पणेन अपतर्पणेन व क्रम से चिकित्सा है। तो ये लघु अश्नम अपतर्पणम व ये किसका के लिए आया है? हल्का खाएं या अपतर्पण? तो ये ज्वर के लिए आया है, ज्वर। लघु अश्नम अपतर्पणम हुआ कि हल्का खाने से या अपतर्पण करने से ज्वर ठीक हो जाता है। चिकित्सा सूत्र है लघु अश्नम अपतर्पणम हुआ, ज्वर के लिए। और क्योंकि जैसे मान लो कि ये ज्वर है,
ये लंघन करने से ही ठीक हो जाता है। जैसे एक श्लोक है कि अक्षी कुक्षी भवारोगा प्रतिश्याय व्रण ज्वरा, अक्षी कुक्षी भवारोगा प्रतिश्याय व्रण ज्वरा, पंच एते विनिवर्तन्ते रोगः केवल लंघनात्। अक्षी कुक्षी भवारोगा प्रतिश्याय व्रण ज्वरा, पंच एते विनिवर्तन्ते रोगः केवल लंघनात्। ये जो पांच ऐसे रोग हैं, अक्षी रोग, कुक्षी, अक्षी मतलब आंख के रोग जो अभिशन से होते हैं, अक्षी कुक्षी पेट के रोग, अक्षी कुक्षी भवारोगा प्रतिश्याय जुखाम वगैरह, व्रण घाव और ज्वर, ये रोग केवल लंघन, लंघन से ही ठीक हो जाते हैं। मतलब यहाँ भी बता रहा है लघु अश्नम अपतर्पणम हुआ, हल्का खाएं या अपतर्पण करें तो ज्वर ठीक हो जाएगा। तो अब ये इस तरह से जैसे समझते हैं तो समझ में आता है कि किसी रोग की चिकित्सा कैसे करनी है। तो इसको लेकिन सारा कुछ पढ़ना, चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, सारंगधर और काश्यप संहिता और योग रत्नाकर, भेषज रत्नावली, माधव निदान वगैरह, ये सब पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगा। द्रव्य गुण है प्रियव्रत शर्मा की, उसमें से सभी मेडिसिन के बारे में पता लगे, तब एक अच्छा पकड़ बनती है संहिताओं पे, और उसको पढ़ना है, सभी को पढ़ना है, आयुर्वेद का सपोर्ट करना है। तो देखिए संतर्पणेन अपतर्पणेन व क्रम से चिकित्सा है, संतर्पणेन अपतर्पणेन व क्रम से चिकित्सा है। ये मतलब लघु अक्षरम अपतर्पणम हुआ तो ज्वर की हो गई, और संतर्पणेन अपतर्पणेन ये रक्तपित्त की है। तो रक्तपित्त, क्योंकि जो संतर्पणेन अपतर्पणेन हुआ कि जो जिस रोगी का संशोधन किया है उसका तो संतर्पण से चिकित्सा करेंगे, और नहीं किया है उसका अपतर्पण से रक्तपित्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजनम विधानम च यथास्वयं युक्तिया किस व्याधि का चिकित्सा सिद्धांत है। भोजनम विधानम च यथास्वयं युक्तिया किस व्याधि का सिद्धांत है। तो ये उन्माद का सिद्धांत है, उन्माद की चिकित्सा सिद्धांत है। क्योंकि भोजन करना है, उन्माद रोग हो जाए तो उसके भोजनम विधानम च यथास्वयं युक्तिया, उसके ऐसा भोजन करना जो उन्माद को शांत करे। जैसे वातज उन्माद है तो वात को शांत करने वाली जो भोजन करें, और पित्तज उन्माद है पित्त को शांत करने वाले भोजन करें, कफज उन्माद है तो कफ को शांत करने वाले भोजन करें। तो भोजनम विधानम से यथास्वयं युक्त्या उन्माद का चिकित्सा सिद्धांत है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए आयुर्वेद को, और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, दूसरे की नॉलेज को बढ़ाएं, और आयुर्वेद में मेहनत करें, आयुर्वेद पर विश्वास करें, आयुर्वेद का सपोर्ट करें। तो इसके लिए जितना हो सकता है वीडियो को कंटिन्यू देखें, कंटिन्यू डेली देखें, जब तक वे हमें विश्वास नहीं हो जाता है। और विश्वास क्या होना है कि रिवीजन करते ही रहना है, पढ़ते रहना है। जो जितना हो सकता है खुद पढ़ें, अपने जूनियर्स को, स्टूडेंट को मोटिवेट करें आयुर्वेद पढ़ने के लिए, और खुद भी अच्छे से पढ़ें, और स्टूडेंट को पढ़ाएं, जूनियर्स को पढ़ाएं, अपने साथियों को पढ़ाएं, प्रेरित करें आयुर्वेद को। क्योंकि एक आदर्श चिकित्सा एक जो है आयुर्वेद ही है, आदर्श चिकित्सा जो एक तरह से उपद्रव रहित चिकित्सा, साइड इफेक्ट रहित चिकित्सा है। यदि इसको समझ के, इसके मूल सिद्धांतों को समझ के चिकित्सा की जाती है तो आयुर्वेद में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ तक कि साइड बेनिफिट है आयुर्वेद के। एक रोग को ठीक करेंगे तो और भी रोग अपने आप, और भी ऑर्गन्स ठीक होंगे। जैसे मान लो कि जो किसी को अजीर्ण है, कब्ज है, उसको ठीक करेंगे, उसको ठीक करने के लिए तो लीवर भी अपने आप ठीक होगा, अग्नाशय भी ठीक होगा, इंसुलिन की मात्रा भी सही से बनेगी। और यदि जैसे मान लो कि पाइल्स वगैरह के लिए इलाज कर रहे हैं, पाइल्स के लिए, तो पाइल्स का ठीक करने से क्या होगा, पाइल्स तो ठीक होंगे ही, उसके बाद साथ में साथ जैसे लीवर है, और आमाशय की जो दिक्कत है, परेशानियां हैं, वे भी दूर होंगी। श्वास से संबंधित बीमारियां हैं, वे भी दूर होंगी। हार्ट से संबंधित जो रोग हैं वे भी ठीक होंगे। क्योंकि जब पेट ही ठीक हो जाएगा तो गैस वगैरह बनेगी नहीं, गैस वगैरह, और जो अपान वायु अनुलोमन होगा उसका, तो स्रोत शुद्धि होगी। मेन है कि जैसे आयुर्वेद की औषधियों से स्रोत शुद्धि हो जाती है। अब जैसे कि पथरी होती है, गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन, उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो देते हैं, तो उससे क्या है कि मूत्र मार्ग की
जो भी हैं, किडनी, यूरेटर, ब्लेडर, इनकी तो शुद्धि होगी ही, बाकी उसके साथ टॉक्सिन्स भी निकलेंगे शरीर से। जो जो मूत्र निर्माण ज्यादा होगा तो उससे टॉक्सिन्स भी निकलेंगे, और एकदम पूरा यूरिनरी सिस्टम जो क्लीन हो जाएगा, और उससे हार्ट के को भी बेनिफिट होगा, लीवर को भी बेनिफिट होगा। क्योंकि जो उसमें भी, जैसे मान लो कि यवछार वगैरह देंगे, यवछार से तो पाचन, क्षारे पचेती, क्षार पाचन करता है, पाचन करेगा तो फैटी लीवर जैसी चीजें हैं ये भी ठीक होंगी। तो इसलिए वैसे एक बार समझ में आए तो किसी भी रोग की चिकित्सा हम अपना अनुमान, मतलब योग, नए नए योग बना के कर सकते हैं। लेकिन पहले सिद्धांतों को समझा जाए, अच्छे से समझा जाए, कौन दीपन करता है, कौन पाचन करता है, कौन दीपन पाचन दोनों करता है। जैसे सारंगधर संहिता में है कि पचेत ने आमम वहनी कृतम चे दीपनम तद यथा मिषि। पचेत ने आमम वहनी कृतम चे दीपनम तद यथा मिषि। मिषि मतलब सौंफ। आम को नहीं पचाएगा, लेकिन दीप वे क्या करेगा कि पाचन करेगा, वे दीपन करेगा, वे लेकिन पाचन नहीं करता, केवल दीपन करेगा, भूख बढ़ाएगा। जिसको भूख नहीं लग रही है, जो लेकिन पच रहा है ठीक, भूख नहीं लग रही है, तो उसको क्या करेंगे, सौंफ देंगे। और पच्यति आमम ने वहनिम चक्रियात यद तद ही पाचनम नाग के शर्बत विद्यात। जिसको पच्यति आमम ने वहनिम च कुरियात, कि जिसको पाचन नहीं हो रहा है, भूख तो लगती है लेकिन पचता नहीं है, तो उसको क्या करना है, पाचन के लिए नाग केसर देना है, नाग केसर। और किसी को भूख भी नहीं लग रही है, पाचन भी नहीं हो रहा ठीक से, तो उसको क्या करना, चित्रोदीपन पाचने। चित्रक होता है जो दीपन और पाचन दोनों काम करता है। यदि इस तरह से हम समझ के चिकित्सा करें तो ये बेस्ट चिकित्सा होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई रोग ठीक ना हो और कोई मरीज ठीक ना हो। लेकिन समझ में तो आए कि कब दीपन करना है, कब पाचन करना है, कब दीपन पाचन करना है, कब चित्रक देना है, कब सौंफ देनी है, कब नागकेसर देना है। ये समझ में आए, कब हरित की चूर्ण देना है तो कब त्रिव्रत चूर्ण देना है, कब कुटकी चूर्ण देना है, तो कब आरगवद देना है। ये जब समझ में आएंगे, कब त्रिफला चूर्ण देना है, कब लवण भास्कर कब देना है, और कब हिंगवाष्टक चूर्ण कब देना है, हिंगवादी चूर्ण कब देना है, पंचकार चूर्ण कब देना है, और जो तरुणी कुसुमाकर चूर्ण कब देना है, तो ये पहले समझ में आए इनके सिद्धांत, तो एकदम कैसे भी मरीज को हम ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे निदान स्थान के, नेक्स्ट वीडियो में होंगे। अभी ये चैप्टर वाइज चल रहे हैं, निदान स्थान खत्म होने के बाद विमान स्थान, फिर शारीर स्थान के क्वेश्चन होंगे, फिर इंद्रिय स्थान के। जब ये इंद्रिय स्थान तक टोटल हो जाएंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद चौरक पूर्वार्ध के मिक्स क्वेश्चन होंगे, जो 80 वीडियो होंगी मिक्स क्वेश्चंस की। 80 वीडियो मतलब 2000 क्वेश्चन मिक्स वीडियो, मिक्स जो क्वेश्चन है चरक संहिता के फर्स्ट के, वे होंगे। इसलिए वीडियो को देखते रहें, पढ़ते रहें, नॉलेज को, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, दूसरे की नॉलेज को बढ़ाएं, खुद पढ़ें, दूसरों को प्रेरित करें पढ़ने के लिए। और जब आयुर्वेद में जब चिकित्सक बन ही गए, जब चिकित्सा क्षेत्र चुन ही लिया है, तो मेहनत से क्या डरना, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और मेहनत करने में मजा आता है यदि हम कंटिन्यूटी बनाए तो। मेहनत करना में जो मरीज ठीक होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दुआएं देते हैं मरीज, जो उसमें फिर इतना वे नहीं दिखता, जो पैसा है वे तो आता ही है, अपने आप आता है, लेकिन जो दुआएं मिलती हैं, जो हम सेवा करते हैं, पुण्य मिलता है, वे सबसे मायने रखता है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।